इस वक्त हमारे सीने के ठीक बीच में एक ऐसी शक्तिशाली मशीन चल रही है जो इतनी प्रचंड ताकत पैदा करती है कि अगर खून को शरीर के बाहर पंप किया जाए तो वो 5 फीट हवा में उछल सकता है। सही पकड़े हैं। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये पूरी प्रक्रिया, मतलब दबाव बनाने से लेकर खून को हर एक टिश्यू तक धकेलने का ये भयानक विस्फोट हर 0.8 सेकंड में पूरा हो जाता है। 0.8 सेकंड? मतलब 1 सेकंड से भी कम, वो भी बिना रुके बिना थके? बिल्कुल, जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक ये चलता रहता है। और आज हम जिस सोर्स मटेरियल का डीप डाइव कर रहे हैं, वाइटल सर्कुलेशन मास्टरी, उसमें इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को शरीर का अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहा गया है। अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हाँ, या सीधी भाषा में कहें तो हमारी जीवन रेखा। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना नहीं है, हम इसे डिकोड करेंगे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह कि हमारी रोजमर्रा की आदतें इस मशीन को अंदर ही अंदर कैसे बदल रही हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो शुरुआत उस 0.8 सेकंड के जादू से ही करते हैं। जब हम सीने पर हाथ रखते हैं तो बस एक धक धक महसूस होती है, लेकिन सोर्स मटेरियल इस कार्डियक साइकिल को 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ता है। अच्छा, मतलब वो एक सिंगल धड़कन नहीं है, उसके भी हिस्से हैं। बिल्कुल, और इसे ध्यान से सुनना क्योंकि एसएससी 2023 में यहीं से सीधा सवाल आया था। पहला चरण है एट्रियल सिस्टोल, जो सिर्फ 0.1 सेकंड चलता है। 0.1 सेकंड। इसमें क्या होता है? इसमें हृदय के ऊपर के 2 छोटे चेम्बर्स, जिन्हें एट्रिया कहते हैं, वो सिकुड़ते हैं और खून को नीचे के बड़े चेम्बर्स में धकेल देते हैं। ये बस एक हल्की सी शुरुआत है, एक तरह से वार्म अप कह सकते हैं इसे। सही कहा। और इसके तुरंत बाद असली ताकत का प्रदर्शन होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो 0.3 सेकंड का होता है। बाप रे, तो ये वो मेन पंप है जो खून को पूरे शरीर में फेंकता है? एकदम सही। हृदय के निचले चेम्बर पूरी ताकत से सिकुड़ते हैं। हाँ, यही वो प्रचंड बल है जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जाकर खून को सिर की चोटी से लेकर पैरों के अंगूठे तक पहुंचाता है। रुकिए, अगर 0.1 सेकंड ऊपर का सिकुड़ना है और 0.3 सेकंड नीचे का ताकतवर पंप है, तो कुल 0.4 सेकंड ही हुए। हाँ, तो 0.8 सेकंड के इस पूरे चक्र में बाकी बचे 0.4 सेकंड में क्या होता है? क्या उस दौरान दिल काम करना बंद कर देता है? यही वो गलती है जो सब करते हैं। उस बचे हुए समय को जॉइंट डायास्टोल कहते हैं। हाँ। और ये पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, ऐसा क्या होता है उस वक्त? इस 0.4 सेकंड में हृदय के चारों चेम्बर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। और दिल के अंदर एक तरह का वैक्यूम या नेगेटिव दबाव पैदा होता है। वैक्यूम? मतलब वो खून को वापस खींचने के लिए एक जगह बनाता है? बिल्कुल सही। फेफड़ों से नया ऑक्सीजन वाला खून और शरीर से लौट रहा कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून वापस हृदय में भरता है। अगर ये विश्राम ना मिले तो मशीन तुरंत फेल हो जाएगी। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब रेस्ट करना भी धड़कने जितना ही जरूरी है। 100%। और अब जरा उस भारी ताकत के बारे में सोचिए जो 0.3 सेकंड में पैदा होती है। खून को एक शॉक वेव की तरह नसों में फेंका जाता है। हाँ, अगर किसी नॉर्मल पाइप में इतना प्रेशर डाला जाए तो वो तो तुरंत फट जाएगा ना? बिल्कुल, और इसीलिए प्रकृति ने धमनियों यानी आर्टरीज को बहुत ही स्पेशल तरीके से डिजाइन किया है। इनकी दीवारों में स्मूथ मसल्स और इलास्टिन प्रोटीन की मोटी परतें होती हैं। इलास्टिन? मतलब रबर बैंड की तरह जो खिंच सके? सही पकड़े हैं। जब दिल धक्का मारता है तो धमनियां उस दबाव को सोखने के लिए थोड़ी फैल जाती हैं और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। यही लचीलापन उन्हें फटने से बचाता है। ये तो हाई स्पीड हाईवे जैसा हो गया जहां गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से चलती हैं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और दूसरी तरफ हमारी शिराएं यानी वेन्स होती हैं जो अशुद्ध खून को वापस दिल तक लाती हैं। अच्छा, तो वेन्स में प्रेशर कम होता होगा क्योंकि वो वापसी का रास्ता है। हाँ, वहाँ शुरुआती दबाव नहीं होता, इसलिए उनकी दीवारें पतली होती हैं। और यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में एक सवाल था कि वेन्स में खून वापस नीचे जाने से कैसे रुकता है। ग्रेविटी की वजह से खून तो पैरों की तरफ जाना चाहिए ना? बिल्कुल, इसीलिए वेन्स के अंदर छोटे छोटे वॉल्व लगे होते हैं जो सिर्फ एक ही दिशा में खुलते हैं ताकि खून सिर्फ ऊपर की तरफ जाए। कितना परफेक्ट सिस्टम है। लेकिन अगर ये धमनियां हमारे हाई स्पीड हाईवे हैं तो क्या होगा अगर इन रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम लग जाए?
और यहीं से हमारी कहानी का विलन एंट्री लेता है। इस ट्रैफिक जाम को मेडिकल भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और ये एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर? अब मतलब हमें पता भी नहीं चलता और जाम लग जाता है। हाँ, जब रक्त में खराब वसा या फैट बहुत अधिक बढ़ जाता है मम, तो वो धमनियों की सबसे अंदरूनी चिकनी दीवार, जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन नुकसान कैसे? वो दीवार तो बहुत सुरक्षित होनी चाहिए। होती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक तनाव या सिगरेट के धुएं की वजह से उस दीवार में सूक्ष्म दरारें आ जाती हैं। बाप रे। और फिर उन दरारों में वो खराब फैट फंस जाता होगा? बिल्कुल। उस खराब फैट को हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाँ। जब वो वहां फंसता है तो शरीर की वाइट ब्लड सेल्स उस पर हमला कर देती हैं। मतलब नसों के अंदर ही एक भयंकर जंग शुरू हो जाती है। हाँ, एक रासायनिक युद्ध, जिससे वहां सूजन पैदा होती है और समय के साथ मृत कोशिकाएं, फैट और कैल्शियम मिलकर एक कठोर पपड़ी बना देते हैं, जिसे प्लैक कहते हैं। तो ये सिर्फ पाइप में कचरा जमा होना नहीं है, बल्कि पाइप की दीवार के अंदर ही एक घाव बन गया है जो सूज रहा है। सही कहा। और जब ये प्लाक बड़ा हो जाता है तो रास्ता संकरा हो जाता है। दिल को खून पहुंचाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर वो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो फिर क्या होता है? जब दबाव के कारण उस प्लाक की बाहरी परत फट जाती है तो शरीर वहां तुरंत ब्लड क्लॉट बना देता है। ब्लड क्लॉट? खून का थक्का? हाँ, और वो क्लॉट पलक झपकते ही खून के बहाव को पूरी तरह रोक देता है। अगर ये ब्लॉकेज दिल की अपनी नसों में हो तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। सच में ये सब बहुत डरावना है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर इसे भूलने का डर है तो अभी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे डीप डाइव्स मिस ना हो। बिल्कुल, क्योंकि सही जानकारी ही असली बचाव है। अब इस पूरे जाम को समझने के लिए हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को डिकोड करना होगा। लिपिड प्रोफाइल मतलब हमारे खून का रिपोर्ट कार्ड? हाँ, इसमें सबसे पहला है LDL, जो धमनियों को ब्लॉक करता है। इसका लक्ष्य 2.0 से कम होना चाहिए। अच्छा, LDL वो विलन है जो हाईवे पर कचरा फेंकता है। एकदम। हाँ, तो फिर HDL क्या है? HDL अच्छा फैट है जो 1.0 से ज्यादा होना चाहिए। और लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सफाई कर्मी है जो झाड़ू लगाता है। तो क्या वो सफाई कर्मी नहीं है? वो सिर्फ सफाई नहीं करता, वो एक रिवर्स ट्रांसपोर्टर है। वो नसों से उस कचरे को सोख कर सीधे वापस लिवर तक ले जाता है। वाह, एक मॉलिक्यूलर स्पंज की तरह जी, जो कचरा लिवर को दे देता है ताकि वो शरीर से बाहर निकल जाए। एकदम सही जी। और तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स, जो एक्स्ट्रा कैलोरी से बनता है और नसों को सख्त बनाता है। इसका लेवल 1.7 से कम होना चाहिए। लेकिन सर, हम असल जिंदगी में इस विलन को कैसे रोक सकते हैं? मतलब खान पान का इसमें क्या रोल है? न्यूट्रिशन साइंस ने अब इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया है कि हर फैट विलन नहीं होता। फैट 3 तरह के होते हैं, द गुड, द बैड एंड द अगली। अच्छा, द गुड, द बैड एंड द अगली। तो सबसे पहले गुड फैट क्या है? गुड फैट है अनसैचुरेटेड फैट, जो जैतून, सरसों और मछली के तेल में होता है। ये LDL को कम करता है और नसों को लचीला बनाता है। और बैड फैट? बैड फैट सैचुरेटेड होता है, जो जानवरों से मिलता है, जैसे रेड मीट या फुल क्रीम डायरी। और एक एग्जाम अलर्ट, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब पौधों से मिलने वाले किसी तेल में प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल नहीं होता? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब आता है सुपर विलन, द अगली फैट, जिसे ट्रांस फैट कहते हैं। ट्रांस फैट? ये कहाँ से आता है? ये फैक्ट्रियों में बनता है। अब कंपनियों को पैकेट बंद खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, तो वो सस्ते तेल में हाइड्रोजन गैस डालकर उसे जबरदस्ती ठोस बना देते हैं। बाप रे, मतलब मुनाफे के लिए वो खाने की रासायनिक संरचना ही बदल देते हैं। हाँ, और मानव शरीर इस प्लास्टिक जैसे फैट को पचा नहीं सकता। ट्रांस फैट खराब LDL को बढ़ाता है और अच्छे HDL को कुचल देता है। ये तो दोनों तरफ से वार कर रहा है। हाँ। इससे कैसे बचे फिर? इससे बचने के लिए शरीर के पास एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, जिसे फाइबर कहते हैं। एक स्वस्थ इंसान को रोजाना 25 से 50 ग्राम फाइबर चाहिए। फाइबर? मैंने तो सुना था फाइबर सिर्फ पेट साफ करने के लिए होता है। यही तो सबसे बड़ा मिथ है। फाइबर 2 तरह का होता है। पहला घुलनशील या सॉल्युबल फाइबर, जो ओट्स और सेब में होता है। ये सॉल्युबल फाइबर दिल के लिए क्या करता है? जब ये पेट में जाता है तो एक चिपचिपा जेल बना लेता है।
और ये जेल आंतों में एक जाल की तरह काम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर फंसा लेता है। वाह, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल खून में जाने से पहले ही उस जेल में गिरफ्तार हो जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही। और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो चोकर और ब्रोकली में होता है, जो पूरे पाचन तंत्र की सफाई करता है। ये तो बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन फैट के अलावा क्या धमनियों पर दबाव बढ़ाने का कोई और कारण भी है? हाँ, और वो है हमारा अदृश्य नियंत्रक, साधारण नमक यानी सोडियम। सोडियम? हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में सुना है, लेकिन नमक नसों में दबाव कैसे बढ़ा देता है? इसका विज्ञान ऑस्मोसिस पर काम करता है। जब खाने में सोडियम ज्यादा होता है तो शरीर उसे पतला करने के लिए कोशिकाओं से पानी खींचकर खून में डाल देता है। अच्छा, तो खून का कुल वॉल्यूम या आयतन बढ़ जाता है? बिल्कुल। अब पाइप का साइज तो वही है, लेकिन उसके अंदर पानी बढ़ गया तो दबाव तो बढ़ेगा ही ना। और यही उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन है। तो इसकी सुरक्षित सीमा क्या है? हमें कितना नमक खाना चाहिए? सुरक्षित सीमा एक दिन में 2000 मिलीग्राम से कम है, यानी एक छोटे चम्मच से भी कम। एक छोटे चम्मच से भी कम? लेकिन अगर हम खाने में ऊपर से नमक डालना बंद कर दे तो क्या हम सुरक्षित हैं? यहीं पर प्रोसेस्ड फूड का डार्क सीक्रेट सामने आता है। हमारे नमक का 80% हिस्सा रसोई से नहीं बल्कि पैकेट बंद खाने से आता है। मतलब सूप, सॉस और नमकीन में जो प्रिजर्वेटिव होता है वो? हाँ, पैकेट बंद खाना सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए जहर है। और सिर्फ नमक ही नहीं, कंपनियां चीनी को भी 10 से ज्यादा छद्म नामों से छिपाती हैं। 10 से ज्यादा नाम? जैसे कि क्या? इनिसिटॉल फॉस्फाइपोशेट, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, इन्वर्ट शुगर, माल्ट सिरप, एगेव, डेक्सट्रोज। आम इंसान इन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन चीनी से दिल को क्या नुकसान है? वो तो फैट नहीं है ना? जब अतिरिक्त फ्रुक्टोज शरीर में जाता है तो सिर्फ लिवर ही उसे प्रोसेस कर सकता है, और लिवर इस सैलाब को संभाल नहीं पाता। वो इसे सीधे ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट में बदल देता है। बाप रे, इंसान सोचता है कि वो सिर्फ कुछ मीठा खा रहा है, लेकिन अंदर जाके वो सीधा फैट बन रहा है और खून को गाढ़ा कर रहा है। बिल्कुल, और ये छुपी हुई चीनी और सोडियम मिलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाते हैं, जो नसों के लिए एक टाइम बॉम्ब है। तो इन सब समस्याओं का कोई प्रामाणिक समाधान भी तो होगा। सोर्स मटेरियल क्या सजेस्ट करता है? इसके लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आहार प्रणाली है डैश डाइट, यानी डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अच्छा, डैश डाइट। इसमें क्या खास है? इसका मास्टर स्ट्रोक है प्लांट बेस्ड शिफ्ट। एनिमल फैट की जगह जैतून का तेल, ताजे फल, सब्जियां और नट्स पर जोर देना। और इसमें ओमेगा 3 का भी तो कोई रोल बताया गया था ना? हाँ, ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है, जो सैमन मछली, अखरोट, अलसी और चिया बीजों में मिलता है। तो ये नसों के लिए रक्षक कैसे है? ये धमनियों की सूक्ष्म सूजन को शांत करता है। ये एक प्राकृतिक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक मास्टर स्ट्रोक रिवीजन करें तो वो 0.8 सेकंड का हृदय चक्र, एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाव, सोडियम की लिमिट 2000 से कम और लिपिड टारगेट LDL 2 से कम होना चाहिए। एकदम परफेक्ट समरी। और ये सिर्फ एग्जाम पास करने की जानकारी नहीं है, ये हमारे शरीर के इंजन को चलाने का असली ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, क्योंकि ये परिसंचरण तंत्र ही हमारी असल जीवन रेखा है। जब हमारे माता पिता हमारे लिए इतने सपने देखते हैं, हमारी सफलता के लिए दिन रात एक करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने इस अल्टीमेट इंजन को, इस सर्कुलेटरी सिस्टम को फेल ना होने दें। सही बात है। क्योंकि चाहे बॉर्डर पे लड़ना हो या किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करना हो, आपकी सेहत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब आप बाजार से कोई आकर्षक पैकेट बंद खाना खरीदें तो जरूर सोचिएगा कि क्या आप उसके पीछे छुपे उन 10 नामों को पहचान सकते हैं जो आपकी जीवन रेखा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और क्या हमने कभी अपने इस अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ब्लॉक होने से पहले अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाने के बारे में सोचा है? इसी सवाल के साथ हम आज की डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए और सीखते रहिए।